हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर सारथी। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश जो माना जाता है वो माना जाता है 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व। ये प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। कौन सा? मौर्य राजवंश। और मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में राज्य किए। इसकी स्थापना का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो मौर्य राजवंश की स्थापना का श्रेय किससे जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री चाणक्य यानी कि कौटिल्य को। मौर्य राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र और जो वर्तमान समय में पटना बिहार में है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों जो आज बिहार या बंगाल से शुरू हुआ है, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो मैं आपको बता चुकी हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य का विकास किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसने कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों को भी आपसी मतभेदों का, जो छोटे छोटे राज्य थे उनकी आपसी मतभेदों का फायदा उठाया, जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए थे। 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने अपनी उत्तरी पश्चिमी भारत पर अधिकार कर लिया था और चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का वृहद स्तर पर विकास हुआ। बहुत बड़ी स्तर पर इसका विकास हुआ। किसका? मौर्य वंश का। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्व में प्रसिद्ध हुआ। किसके कारण? अशोक के कारण, सम्राट अशोक के कारण। और इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। तो ये मेन इसके पॉइंट हो गए। मौर्य शासकों की सूची। कौन कौन थे मौर्य शासक? चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ये 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व, इन्होंने 24 वर्ष राज्य किया। उसके बाद बिंदुसार 298 से लेकर 271 ईसा पूर्व, इन्होंने 28 वर्ष शासन किया। उसके बाद आया अशोक। अशोक ने 269 से लेके 232 ईसा पूर्व, 37 वर्ष इन्होंने राज्य किया। उसके बाद इनका शासन था कुणाल 232 से लेकर 228, सिर्फ 4 वर्ष। दशरथ 228 से लेके 224, ये भी सिर्फ 4 वर्ष। संप्रति 224 से लेके 215 ईसा पूर्व, 9 वर्ष। सालिसुक ने 215 से लेकर 202, 13 वर्ष इनका शासन रहा। देवबर्मन का 202 से लेकर 195 ईसा पूर्व, 7 वर्ष। उसके बाद सतधवन ने 195 से लेकर 187, 8 वर्ष। और बृहद्रथ ने 187 से लेकर 185, सिर्फ 2 साल। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतिम नंद शासक कौन था? तो अंतिम नंद शासक थे घनानंद। तो चाणक्य की सहायता से यानी कि कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको? अंतिम नंद शासक घनानंद को युद्ध भूमि में पराजित कर मौर्य वंश की नींव डाली। तो मौर्य वंश की नींव डालने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और कब जाता है? 322 में। किस शासन का अंत करके? नंद वंश का शासक घनानंद का। तो इसके 2-3 क्वेश्चन आपके बन गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को पराजित कर
साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और यह साम्राज्य गणतंत्र व्यवस्था पर, ये मैंने इसलिए हाईलाइट किए हुए हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मेन पॉइंट पे, गणतंत्र व्यवस्था पर राजतंत्र व्यवस्था की जीत। इस कार्य में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक द्वारा चाणक्य ने सहयोग किया, और चाणक्य को हम विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने के राज जन्म वंश के संबंध में बहुत सारा विवाद है, और ये विवाद ब्राह्मण, बौद्ध, जैन ग्रंथों में भी परस्पर विरोधी मिलता है। प्रमाण पत्रों की आलोचना, प्रमाणों और आलोचनात्मक समीक्षा के बाद तर्क निर्धारित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का क्षत्रिय था। चंद्रगुप्त के पिता मौर्य नगर के प्रमुख थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता मौर्य नगर के क्या थे? प्रमुख थे। और जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था, उनके पिता की मृत्यु युद्ध भूमि में ही हो गई थी। उसका पाटलिपुत्र में ही जन्म हुआ था और एक गोपालक द्वारा पोषित किया गया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चारावाह तथा शिकारी के रूप में ही राजा के गुण होने का पता चाणक्य ने कर लिया था तथा उसे 1000 में कृषापर्ण में खरीद लिया था और तत्पश्चात तक्षशिला लाकर सभी विद्या में निपुण बनाया। किसने? चाणक्य ने। अध्ययन के दौरान ही संभवतः चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला, यानी कि चंद्रगुप्त को खरीद लिया चाणक्य ने और फिर उसको सभी गुणों में उसको निपुण किया, और उसके बाद चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला और 323 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु हो गई तथा उत्तरी सिंधु घाटी में प्रमुख यूनानी क्षत्रप फिलिप द्वितीय की हत्या हो गई, जिस पर चंद्रगुप्त राजा बना और भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी उस समय। उसने सबसे पहले एक सेना तैयार की और सिकंदर के विरुद्ध युद्ध आरंभ किया। 317 ईस्वी पूर्व तक उसने संपूर्ण सिंध और पंजाब प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य सिंध तथा पंजाब का एक छत्र शासक हो गया। पंजाब और सिंध पर विजय के बाद चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने घनानंद का नाश करने हेतु मगध पर आक्रमण कर दिया, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, घनानंद। इसकी हमने बात की थी। युद्ध में घनानंद मारा गया। अब चंद्रगुप्त भारत के एक विशाल राज्य मगध का शासक बन गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बन गया। वह सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग पाने के लिए उत्सुक था। इस उद्देश्य से 305 ईसा पूर्व में उसने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर कोन चढ़ाई की। चंद्रगुप्त के पश्चिम उत्तर पराजित कर हेरात, कंधार, मकरान, काबुल के भूभाग को अधिकृत कर विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। उसने मेगास्थीन को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत शामिल किया। गिरनार अभिलेख जो 150 ईसा पूर्व के अनुसार इस प्रदेश में पुण्यगुप्त वैष्णव चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल कौन था? पुष्यगुप्त। उसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। एंड दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य के पास विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरत, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात तथा विंध्य और कश्मीर के भूभाग भी शामिल थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में
ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत किया या फैला दिया या प्रसार किया। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि, जब उनका अंतिम समय आया तो जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेला गोला चला गया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य मुनि भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गया? श्रवणबेला गोला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड उसके बाद क्या हुआ? 298 ईसा पूर्व में सलेखना उपवास के द्वारा इन्होंने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से उपवास के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया? तो वो था सलेखना उपवास। और कब त्यागा? 298 ईसा पूर्व। और कहाँ पर त्यागा? श्रवणबेला गोला में। किस मुनि के साथ वो वहाँ पर गए? मुनि भद्रबाहु के साथ। तो देखिए कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके इसमें। तो इसलिए मैं विस्तार से इस पर चर्चा कर रही हूँ कि जिससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी, जिसे वायु पुराण में मद्रसार और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है। यूनानी लेखक ने इसे अभिलोचेटस कहा है। किसने? यूनानी लेखक ने इसको, जो मद्रसार और जैन साहित्य में सिंहसेन को अभिलोचेटस कहा है। और 298 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठ गया। कौन बैठ गया? बिंदुसार। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता दुधरा थी और थेरवाद परंपरा के अनुसार वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार के समय में भारत का पश्चिमी एशिया से व्यापार अच्छा था। व्यापार संबंध जो था वो बहुत अच्छा था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमाइकस नामक राजदूत को भेजा। मिस्र के राजा टोलेमी ने भी अपने काल में डायनोसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में बिंदुसार की राज्यसभा में आया था। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिनका दमन करने के लिए पहली बार सुसीम और दूसरी बार अशोक को भेजा गया। प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार अपने पिता का ही अनुसरण किया उन्होंने। बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त। तो उन्होंने अपने पिता का ही अनुसरण किया और प्रति में उपराजा के रूप में कुमार की नियुक्ति की। दिव्यदान के अनुसार अशोक अवंती का उपराजा था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी और जिसका प्रधान खल्लाटक था। कौन था? खल्लाटक। बिंदुसार ने 25 वर्षों तक राज्य किया। अंततः 273 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। अशोक 273 ईसा पूर्व से लेकर 236 ईसा पूर्व तक राजगद्दी प्राप्त होने के बाद अशोक को अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए 4 वर्ष लग गए। इसका कारण राज्यारोहण 4 साल बाद 269 ईसा पूर्व में हुआ था। वह 273 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा और अभिलेखों में उसे देवनापियदसी एवं राजा आदि उपाधियों से संबोधित किया गया। मास्की तथा गर्जरा के लेखों में उसका नाम अशोक तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया। किसको? अशोक को। पुराणों में अशोक वर्धन और मास्की तथा गर्जरा लेखों में उसे अशोक, और दूसरे नेम अभिलेखों में क्या मिलते हैं? देवनापियदसी आदि नामों से संबोधित किया गया। सिंहली और अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने, किसके अनुसार?
सिंहली और अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज्य सिंहासन प्राप्त किया था, क्योंकि सबसे बड़ा भाई सुसीम था और उसके पिता उसे ही राज्य देना चाहते थे, लेकिन राज्य सिंहासन के लिए अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। लेकिन इस उत्तराधिकारी के लिए कोई स्वतंत्र प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। राजस्थान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी है और जो चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी। बौद्ध धर्म की सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार बिंदुसार की 16 पत्नियां और उनकी 101 संतानें थी, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम सुसीम और सबसे छोटे बेटे का नाम तिष्य था। इस प्रकार बिंदुसार के बाद मौर्य वंश का वारिस सुसीम था, किंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अशोक ने राजगद्दी के लिए उसे मार दिया। बौद्ध धर्म के बौद्ध ग्रंथ में महावंश तथा दीपवंश के अनुसार सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन हासिल किया और जिसके बाद सबसे छोटे भाई तिष्य को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसने अशोक की मदद की थी। क्यों की थी? अपने भाइयों को मरवाने में। पटना में वो कुआं है जहां अशोक ने अपने भाइयों और उनके समर्थक मौर्य वंशी अमात्यों को मारकर फेंक दिया था। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उज्जैनी जाते समय अशोक विदिशा में रुका और जहां उसने श्रेष्ठी की पुत्री देवी से विवाह किया। उसने महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ। संघमित्रा मीन्स उसकी बेटी, किसकी? अशोक की पुत्री। दिव्यदान में उसकी एक पत्नी का नाम तिष्य रक्षिता मिलता है। उसके लेख में केवल उसकी पत्नी का नाम कर्णावकी है और जो तीवर की माता थी। बौद्ध परंपरा एवं कथाओं के अनुसार बिंदुसार अशोक को राजा नहीं बनाकर सुसीम को सिंहासन पर बैठाना चाहता था, लेकिन अशोक और एवं बड़े भाई सुसीम के बीच युद्ध की चर्चा है। भारत भर में जासूसों, गुप्तचर का एक जाल बिछा दिया गया, जिससे राजा के खिलाफ गद्दारी इत्यादि की सूचना एकत्र करने में किया जाता था। मीन्स कि राजा के खिलाफ अगर कोई गद्दारी करे तो इस सूचना को एकत्र करने के लिए इन जासूसों का, इन गुप्तचरों का प्रयोग किया जाता था। भारत में शायद अभूतपूर्व था। एक बार ऐसा हो जाने के बाद उसने चंद्रगुप्त को यूनानी क्षत्रपों को मार भगाने के लिए तैयार किया और इस कार्य में उसे गुप्तचरों के विस्तृत जाल से क्या मिली? मदद मिली। मगध के आक्रमण में चाणक्य ने मगध में गृह युद्ध को उकसाया और उसके गुप्तचरों ने नंद के अधिकारियों को रिश्वत देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद नंद शासक ने अपना पद छोड़ दिया और चाणक्य को विजयश्री प्राप्त हुई और जिससे नंद वंश का क्या होगा? समाप्त हो गया। नंद को निर्वासित जीवन जीना पड़ा, जिसके बाद उसका क्या हुआ किसी को भी आज तक मालूम नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जनता का विश्वास भी जीता और उसके बाद उसको सत्ता का अधिकार भी मिल गया। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और जिसने किसकी स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना। और नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद को परास्त करके। साम्राज्य विस्तार। उस समय मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। मगध पर कब्जा होने के बाद चंद्रगुप्त सत्ता के केंद्र पर काबिज हो चुका था। चंद्रगुप्त ने पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत पर विजय अभियान आरंभ किया। इसकी जानकारी अप्रत्यक्ष साक्ष्यों से मिलती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में लिखा जाता है कि सिंचाई के लिए सुदर्शन झील पर एक बांध पुष्यगुप्त द्वारा बनवाया गया था। पुष्यगुप्त उस समय अशोक का प्रांतीय राज्यपाल था। पुष्यगुप्त कौन था? अशोक का प्रांतीय राज्यपाल। पश्चिमोत्तर भारत को यूनानी शासन से मुक्ति दिलाने के बाद उसका ध्यान दक्षिण की तरफ गया। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व के आसपास हराया था और ग्रीक विवरण
इस विजय को उल्लेख नहीं करते हैं, ग्रीक विवरण में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इतना कहते हैं कि चंद्रगुप्त यूनानी स्रोतों में सैंड्रोकोटस नाम से वो जाना जाता था और सेल्यूकस के बीच एक संधि हुई थी। ग्रीक विवरण में मिलता है कि सेल्यूकस के बीच क्या हुई थी, संधि हुई थी, किसका, चंद्रगुप्त का और सेल्यूकस। और सेल्यूकस ने कंधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान के प्रदेश चंद्रगुप्त को दे दिए थे। इसके साथ ही चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी भेंट किए थे। इतना ही नहीं कहा, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी हेलेना से विवाह स्थापित किया था और सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। ल्यूकार्ट के अनुसार सैंड्रोकोटस उस समय सिंहासन रूढ़ हो चुका था। उसने अपने 6 लाख सैनिकों की सेना में से संपूर्ण भारत को रौंद डाला और अपने अधीन किया। यह टिप्पणी थोड़ी अतिशयोक्ति कही जा सकती है, क्योंकि इतना ज्ञात है कि कावेरी नदी और दक्षिण क्षेत्रों में उस समय चोलों, पांड्यों, सत्यपुत्रों तथा केरल पुत्रों का शासन था। अशोक के शिलालेख कर्नाटक के चित्तल दुर्ग और एरागुड़ी तथा मास्की में पाए गए थे। उनके शिलालिखित धर्मोपदेश प्रथम तथा त्रयोदश में उनके पड़ोसी चोल, पांड्य तथा अन्य राज्यों का वर्णन मिलता है। चूंकि इस ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती अशोक या उसके पिता बिंदुसार के दक्षिण में कोई युद्ध लड़ा हो और उन्हें विजय प्राप्त हुई हो, अतः ऐसा माना जाता है कि उन पर चंद्रगुप्त ने ही विजय प्राप्त की थी और अपने जीवन के उत्तरार्ध में उसने जैन धर्म अपना लिया था और सिंहासन त्याग कर कर्नाटक के श्रवणबेला में अपने जैन मुनि भद्रबाहु के साथ सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे। कौन? अशोक। बिंदुसार कौन थे? अशोक के पिता। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सत्तारूढ़ हुआ और उसके बारे में अधिक ज्ञात नहीं है। दक्षिण की ओर साम्राज्य विस्तार का श्रेय यदा कदा बिंदुसार को ही दिया जाता है दक्षिण की ओर, हालांकि उसके विजय अभियान का कोई साक्ष्य नहीं है। जैन परंपरा के अनुसार उसकी माँ का नाम दुर्धर था और पुराणों में वर्णित बिंदुसार ने 24 वर्षों तक शासन किया था। उसे अमित्र घात में दुश्मनों का संहार करने वाला अमित्र घात की उपाधि भी दी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अमित्र घात की उपाधि किसे दी जाती है, तो वो बिंदुसार को दी जाती है, जिसे यूनानी ग्रंथों में अमित्रो के डीज का नाम दिया गया। तो उसने एक यूनानी शासक एंटीयोकस प्रथम से सूखी अंजीर, मीठी शराब और एक दार्शनिक की मांग की थी। उससे अंजीर और शराब तो दी गई, किंतु दार्शनिक देने से इनकार कर दिया गया। सम्राट अशोक भारत के ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास में भी सबसे महान शासकों में एक था। अपने राजकुमार के दिनों में उसने उज्जैन तथा तक्षशिला में विद्रोह को दबा दिया था, पर कलिंग की लड़ाई ने उसके जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। क्यों हुआ? उसका मन युद्ध में हुए नरसंहार से ग्लानि से भर गया और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। धर्म प्रचार के लिए बहुत सारे कार्य करे। अशोक ने बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने दीक्षित किया था। उन्होंने प्रियदर्शी जैसी उपाधि धारण की। सम्राट अशोक के शिलालेख तथा शिलोत्कीर्ण उपदेश भारतीय उपमहाद्वीप में जगह जगह पाए गए। उन्होंने धर्म प्रचार करने के लिए विदेशों में भी अपने प्रचारक भेजे। जिन जिन देशों में प्रचारक भेजे गए उसमें सीरिया तथा पश्चिम एशिया का एंटीयोकस थियोस, मिस्र का टोलेमी फिलाडेलस, मकदूनिया का गोनातस, साइरीन का मेगास तथा एपाइरस का अलेक्जेंडर शामिल थे। अपने पुत्र महेंद्र तथा बेटी संघमित्रा को भी
उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र से श्रीलंका जल मार्ग से रवाना किया। क्यों किया? धर्म प्रचार के लिए। पाटलिपुत्र का ऐतिहासिक महेंद्रू घाट उसी के नाम पर नामकृत है। किसके नाम पर? उनके बेटे के नाम पर। युद्ध में मन उब जाने के बाद भी सम्राट अशोक ने एक बड़ी सेना को बनाए रखा। क्यों बनाए रखा? कारण क्या था इसका? ऐसा विदेशी आक्रमण से साम्राज्य के पतन को रोकने के लिए आवश्यक था। अगर वो नहीं बनाते तो दूसरा साम्राज्य उन पर क्या कर देता? आक्रमण कर देता और उसे अपने अधीन कर लेता। तो इसलिए एक बड़ी सेना को उन्होंने बना कर रखा। प्रशासन व्यवस्था कैसी थी वहाँ पर? मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, जो अभी पटना है बिहार में। इसके अतिरिक्त साम्राज्य के प्रशासन के लिए 4 तथा प्रांतों में बांटा गया। पूर्वी भाग की राजधानी, जो पूर्वी भाग था उसकी राजधानी थी तौसाली। दक्षिण भाग की राजधानी थी स्वर्णगिरी। इसी प्रकार उत्तरी और पश्चिम भाग की राजधानी थी, उत्तरी भाग की राजधानी तक्षशिला और पश्चिमी भाग की राजधानी उज्जैन। इसके अतिरिक्त समापा, इशिला तथा कौशाम्बी भी महत्वपूर्ण नगर थे। राज्य के प्रांतपालों कुमार होते थे, जो स्थानीय प्रांतों के शासक होते थे। कुमार की मदद के लिए हर प्रांत में एक मंत्री परिषद होता था तथा महामात्य होते थे। किसकी मदद के लिए? कुमार की मदद। मंत्री परिषद और महामात्य। प्रांत आगे जिलों में बंट जाते थे। जो प्रांत थे वो जिलों में बंट जाते थे और प्रत्येक जिले गांव के समूह में बटा होता था। जो जिले होते थे गांव समूह में बटे होते थे। प्रादेशिक जिला प्रशासन का प्रधान होता था रज्जुक। जमीन को मापने का काम, जो रज्जुक था वो जमीन को मापने का काम करता था, यानी कि जमीन को मापने वाले को रज्जुक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव थी। गांव से स्टार्ट होता था और जिसका प्रधान ग्रामिक कहलाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगरों के प्रशासन के बारे में एक पूरा अध्याय लिखा गया है। विद्वानों का कहना है कि उस समय पाटलिपुत्र तथा अन्य नगरों का प्रशासन इसी सिद्धांत के अनुरूप ही रहा होगा। किसके अनुसार? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन एक नगर परिषद द्वारा किया जाता था, जिसमें 30 सदस्य होते थे और ये 30 सदस्य 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों में बटे होते थे। 30 सदस्य 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों में बटे होते और प्रत्येक समिति का कुछ निश्चित काम होता था। हर एक समिति का काम होता था। क्या काम होता? पहली समिति का काम होता था औद्योगिक तथा कलात्मक उत्पादन से संबंधित। दूसरी समिति का काम इसके काम वेतन निर्धारित करना था, मिलावट को रोकना था। दूसरी समिति का काम था पाटलिपुत्र से बाहर आने वाले लोगों को, खासकर विदेशियों के मामले देखती थी दूसरी समिति। तीसरी समिति का ताल्लुक था जन्म और मृत्यु के पंजीकरण से होता था। चौथी समिति व्यापार वाणिज्य का विनिमय करती थी। इसका काम निर्मित माल की बिक्री तथा पण्य पर नज़र रखना था। पांचवी माल के निर्माण पर नज़र रखती थी और छठी का काम था उसको वसूलना। तो इस तरह से 6 समितियां बनी हुई थी, जिसमें 30 सदस्य की 6 समितियां थी और जो 5-5 सदस्य उसमें होते थे। नगर परिषद के द्वारा जन कल्याण के कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे, जैसे सड़कों, बाजारों, चिकित्सालयों, देवालयों, शिक्षा संस्थानों, जलापूर्ति, बंदरगाहों की मरम्मत, रखरखाव का काम करना तथा नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक कहलाता था। कौटिल्य ने नगर प्रशासन में कई विभागों का उल्लेख किया है, जो नगर के कई कार्यकलापों को नियमित करते थे, जैसे लेखा विभाग, राजस्व विभाग, खान तथा खनिज विभाग, रथ विभाग, सीमा शुल्क तथा कर विभाग। इस तरह से बांटे गए थे। मौर्य साम्राज्य में के समय एक और बात जो भारत में अभूतपूर्व थी, वो थी मौर्यों का गुप्तचर जाल। गुप्तचर जाल के द्वारा ही क्या किया था उन्होंने? घनानंद के जो भी पक्षधर थे उनको अपने साथ कर लिया और जिससे क्या हुआ? नंद वंश का अंत हुआ। तो गुप्तचर जाल, उस समय पूरे राज्यों में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया गया और राज्य पर किसी बाहरी आक्रमण का
तथा आंतरिक विद्रोह की खबर प्रशासन तथा सेना तक पहुंचाते थे। कौन? गुप्तचर विभाग। भारत में सर्वप्रथम मौर्य के शासनकाल में ही राष्ट्रीय राजनीतिक एकता स्थापित की गई। राष्ट्रीय राजनीतिक एकता कहाँ स्थापित की गई? किसके शासनकाल में? मौर्य वंश के शासनकाल में। मौर्य प्रशासन में सत्ता का सुदृढ़ केंद्रीकरण था, परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था। मौर्य काल में गणतंत्र का ह्रास हुआ और राजतंत्र व्यवस्था सुदृढ़ हुई। गणतंत्र का ह्रास और राजतंत्र व्यवस्था सुदृढ़ हुई। कौटिल्य ने राज्य सप्तांग सिद्धांत निर्देशित किया था, जिसके आधार पर मौर्य प्रशासन और उसकी गृह तथा विदेश नीति संचालित की हुई थी। राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। आमत्य अर्थशास्त्र ग्रंथ के अनुसार प्राचीन भारत के पदाधिकारी। आमत्य आर्थिक स्थिति उस समय कैसे बड़े साम्राज्य की व्यवस्था का एक परिणाम ये भी हुआ कि पूरे साम्राज्य में आर्थिक एकीकरण हुआ। किसानों को स्थानीय रूप से कोई कर नहीं देना पड़ता था, हालांकि इसके बदले उन्हें कड़ाई से पर वाजिब मात्रा में कर केंद्रीय अधिकारियों को देना पड़ता था। उस समय की मुद्रा पर्ण थी और अर्थशास्त्र में इन पणों के वेतनमानों का भी उल्लेख मिलता है। न्यूनतम वेतनमान जो वेतन था वो 60 पर्ण होता था और अधिकतम होता था 48,000 पर्ण। धार्मिक स्थिति 6ठी सदी ईसा पूर्व में मौर्यों के उदय से कोई 2 वर्ष सदक पूर्व भारत में धार्मिक संप्रदायों का प्रचलन था। ये सभी धर्म किसी न किसी रूप से वैदिक प्रथा से जुड़े हुए थे। 6ठी सदी ईसा पूर्व में कोई 62 संप्रदायों के अस्तित्व में आए, इनका पता चला, जिसमें बौद्ध तथा जैन संप्रदाय का भी उदय। कालांतर में अन्य की अपेक्षा अधिक हुआ, जो अन्य थे उनकी अपेक्षा बौद्ध और जैन का संप्रदाय का अधिक विकास हुआ। मौर्यों के आते आते बौद्ध तथा जैन संप्रदायों का विकास हो चुका था। बौद्ध और जैन संप्रदाय का विकास हुआ जब तक मौर्य आए। उत्तर दक्षिण में शैव तथा वैष्णव संप्रदाय भी विकसित हो रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज सिंहासन त्याग कर जैन धर्म अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु जैन मुनि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेला गोला में सन्यासी के रूप में वो रहने लगे। ये तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ये बता दिया है आपको। इसके बाद उस शिलालेखों में भी ऐसा पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने उसी स्थान पर एक सच्चे निष्ठावान जैन की तरह ही आमरण उपवास करके अपना दम तोड़ दिया था। पास में ही चंद्रगिरी नाम की एक पहाड़ी है, जिसका नामकरण शायद चंद्रगुप्त के नाम पर ही किया गया है, शायद, कंफर्म नहीं है। अशोक के कलिंग युद्ध के बाद उनके चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि उनके दादाजी ने, तो कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म। और चंद्रगुप्त ने कलिंग युद्ध के बाद जब उनको देखा कि इतने सारे लोग मर गए, उन नरसंहार से उनको आत्मग्लानि हुई, तो उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने उसको जीवन में उतारने की कोशिश की। उसके शिकार करना, पशुओं की हत्या करना छोड़ दिया और मनुष्य तथा जानवरों के लिए चिकित्सालयों की स्थापना करवाई। उसने ब्राह्मणों तथा विभिन्न धार्मिक पंथों के सन्यासियों को उदारतापूर्वक दान किया। इसके अलावा उसने आराम गृह तथा धर्मशाला, कुएं, बावरियों का भी निर्माण करवाया था। उन्हें धर्म महामात्र नाम के पद वाले अधिकारियों की भी नियुक्ति की, जिनका काम आम जनता में धर्म प्रचार करना था। उसने विदेशों में भी अपने धर्म प्रचार दल को भेजे और पड़ोसी देशों के अलावा मिस्र, सीरिया, मकदूनिया, साइरीन, एपायरस में भी धर्म प्रचार के लिए प्रचारकों को भेजा। हालांकि अशोक ने खुद बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसने अन्य संप्रदायों के प्रति भी आदर का भाव रखा। सैन्य व्यवस्था कैसी थी वहाँ पर? सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त सैन्य विभाग द्वारा की गई थी और प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और नौ सेना की व्यवस्था थी। पैदल,
अश्व जो घोड़े में जाती है, गज जो हाथियों में जाती है, रथ सेना और नौसेना। सैनिक प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता है। किसमें? मौर्य वंश में। कौन कहलाता है? अंतपाल। और यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। मैगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी और 800 रथों से सुसज्जित अजेय सैनिक थे। प्रांतीय व्यवस्था कैसी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन संचालन के चारों रूप से चलाने के लिए 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिसमें चक्र, जो 4 प्रांतों में विभाजित किया था उसको क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी और ये 5 प्रांत राजधानी थी प्राचीन मध्य प्रदेश, पाटलिपुत्र, उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ, स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी और कलिंग तोसली प्रांतों का प्रशासन राजवंशीय कुमार में, जिन्हें आर्यपुत्र कहा जाता है, नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। कुमारा भाष्य की सहायता के लिए प्रत्येक प्रांत में महापात्र नामक अधिकारी होते थे। शीर्ष पर साम्राज्य का केंद्रीय प्रभाग, तत्पश्चात प्रांत आहार में विभक्त था। ग्राम प्रशासन की निम्न इकाइयां था। 100 ग्राम के समूह को संग्रहण कहा जाता था। 100 ग्राम के समूह को क्या कहा जाता? संग्रहण कहा जाता था। आहार विषयपति के अधीन होता था। जिले के प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था और गोप 10 गांवों की व्यवस्था करता था। गोप 10 गांवों की व्यवस्था, यानी 10 गांवों की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती थी? गोप के द्वारा। मौर्य साम्राज्य का पतन। मौर्य सम्राट की मृत्यु 237 से 236 ईसा पूर्व के उपरांत लगभग 2 सदियों 322 से 184 ईसा पूर्व से चले आ रहे शक्तिशाली मौर्य सम्राट का विघटन हो गया। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बृहद्रथ की हत्या किसने? पुष्यमित्र शुंग ने की थी और इससे मौर्य साम्राज्य क्या हो गया? समाप्त हो गया, उसका पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण थे? अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी। अयोग्य जो उत्तराधिकारी थे अयोग्य थे और निर्बल थे। प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, करों की अधिकता, अशोक की धम्म नीति और आमात्यों के अत्याचार। जो अधिकारी होते थे वहाँ पर, विभिन्न इतिहासकारों ने मौर्य वंश के पतन के भिन्न भिन्न कारण का उल्लेख किया है। जैसे हरप्रसाद ने क्या कहा है? हरप्रसाद शास्त्री ने क्या कि धर्म नीति, ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण मौर्य वंश का क्या हुआ? पतन हुआ। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार सम्राट अशोक की अहिंसक एवं शांति प्रिय नीति के कारण मौर्य वंश का पतन हुआ। उसके बाद डी कौशाम्बी के अनुसार आर्थिक संकटग्रस्त व्यवस्था होने के कारण, D.N. झा के अनुसार निर्बल उत्तराधिकारी। सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं कि क्यों उनका पतन हुआ, मौर्य वंश का पतन क्यों हुआ। रोमिला थापर मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए केंद्रीय शासन अधिकारी तंत्र का अव्यवस्था एवं अप्रशिक्षित होना, ये बताया इन्होंने। अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी। अशोक ने पहले ही अपने भाइयों को मार दिया था, इसलिए उसे ऐसे लोगों को अपने राज्यों में सामंत बनाना पड़ा जो मौर्यवंशी थे। परिणाम मौर्यवंशी नहीं थे, जो उसका परिणाम स्वरूप क्या हो कि अशोक की मृत्यु के बाद विद्रोह करके स्वतंत्र हो गए वो लोग। जब अशोक की मृत्यु हुई तो उन्होंने विद्रोह किया और स्वतंत्र हो गए। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने
के बाद अपनी दिग्विजय नीति, चारों ओर विजय को धम्म विजय नीति में बदल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मौर्यवंशी शासकों ने अपना कभी भी राज्य विस्तार करने की कोशिश नहीं की। अशोक की धम्म नीति के कारण भी उनका क्या हुआ, मौर्य वंश का पतन हुआ। राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि कश्मीर में जालौक ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। तारानाथ के विवरण से पता चलता है कि वीरसेन ने गंधार प्रदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। कालिदास के मालविका अग्निमित्र के अनुसार विदर्भ भी एक स्वतंत्र राज्य हो गया था। परवर्ती मौर्य शासकों को में कोई भी इतना सक्षम नहीं था कि जो समस्त राज्यों को एक छत्र शासन व्यवस्था के अंतर्गत संगठित करता, और विभाजन की इस स्थिति ने यवनों का सामना संगठित रूप से नहीं हो सका और साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। शासन का अति केंद्रीयकरण। मौर्य प्रशासन में सभी महत्वपूर्ण कार्य राजा के नियंत्रण में होते थे और ये वरिष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्ति का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता था। ऐसे में अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके निर्बल उत्तराधिकारियों के काल में केंद्रीय नियंत्रण से सही कार्य नहीं हो सके और राजकीय व्यवस्था क्या हो गई, चरमरा गई। आर्थिक संकट। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद 48,000 स्तूप बनाकर राजकोष को क्या कर दिया, खाली कर दिया, और इन स्तूपों को बनवाने के लिए प्रजा पर कर बढ़ा दिया गया और इन स्तूपों की रेख के खर्च का बोझ सामान्य प्रजा पर पड़ गया, जिसके कारण आर्थिक संकट आ गया और आर्थिक संकट के कारण भी इनका पतन हुआ। अशोक की धम्म नीति। अशोक की जो धम्म नीति, अशोक अहिंसक नीतियों के कारण भी मौर्य साम्राज्य क्या हो गया, खंडित हो गया। उसे रोकने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सका। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कश्मीर के सामंत जलोक को ले सकते हैं, जिसमें अशोक ने बौद्ध बनाने के कारण कश्मीर को अलग राष्ट्र घोषित कर दिया, क्योंकि वे शिव को मानने वाले थे और बौद्ध धर्म को पसंद नहीं करते थे। ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर आचार्य चाणक्य की जगह कोई बौद्ध भिक्षु चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु होता तो उसको अहिंसा का मार्ग बताता और मौर्य वंश की स्थापना भी ना हो पाती। अवशेष। मौर्यकालीन सभ्यता में अवशेष भारतीय उपमहाद्वीप में जगह जगह पाए गए हैं, जैसे पटना, पाटलिपुत्र के पास कुम्हार में और अशोककालीन भग्नावशेष पाए गए हैं। अशोक के स्तंभ तथा शिलो उत्कीर्ण उपदेश साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में मिले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य तथा मौर्यों का मूल। मौर्य प्राचीन क्षत्रिय कबीले के हिस्से रहे हैं। ब्राह्मण साहित्य, विशाखादत्त कृत यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य क्षत्रिय सूर्यवंशी राजवंश थे। मौर्यों के क्षत्रिय होने के प्रमाण बौद्ध धर्मग्रंथ, जैन धर्मग्रंथ, हिंदू ग्रंथ में मिलते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी लिखा है कि मैं उसी जाति में पैदा हुआ हूँ जिसमें स्वयं बुद्ध पैदा हुए हैं और बुद्ध की जाति प्रमाणिता हो चुकी है कि वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। सम्राट बिंदुसार के इतिहास की जानकारी जिस दिव्यदान पुस्तक में लिखा था वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ था। सबसे सीधा और सरल प्रमाण है कि स्वयं चाणक्य कट्टरवादी ब्राह्मण थे। वे कभी भी किसी शूद्र को ना अपना शिष्य बनाते थे और ना ही चंद्रगुप्त को राजा बनाने में मदद करते। हिंदू ग्रंथ विष्णु पुराण तथा स्कंद पुराण के अनुसार शाक्य सूर्यवंशी से संबोधित क्षत्रिय हैं और चंद्रगुप्त के पूर्वज इसी वंश से संबंधित थे, इसलिए वे भी क्षत्रिय हैं। चंद्रगुप्त को शूद्र केवल एक प्राचीन साहित्य मुद्रा राक्षस में लिखा है।
जो कि एक नाटक है और ये गुप्त काल में विशाखादत्त द्वारा लिखा गया है। कौन सा? मुद्रा राक्षस। किसके द्वारा? विशाखादत्त के द्वारा गुप्त काल में लिखा है। मौर्य की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों में एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति माता मुरा से हुई है। मुरा शब्द संशोधित शब्द मौर्य है और हालांकि इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि माता के नाम पर पुत्र का वंश चला हो। मौर्य एक शक्तिशाली वंश था और इसी गण प्रमुख चंद्रगुप्त के पिता का पुत्र था, जो कि चंद्रगुप्त के बाल अवस्था में ही योद्धा के रूप में मारा गया और चंद्रगुप्त में राजा बनने के स्वाभाविक गुण थे। इसी योग्यता को देखते हुए चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और केवल सबल और श्रेष्ठ राष्ट्र की नींव डाली, जो आज भी एक आदर्श है। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो